हेलो एवरीवन, वेलकम टू केल्विन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक सैंपल पेपर जो कि एडुकार्ट का होने वाला है। किसका होने वाला है? एडुकार्ट का। तो हम लोग, जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहले सेक्शन ए आता है, तो हम लोग सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। फिजिक्स का सैंपल पेपर है, इसलिए सिर्फ फिजिक्स के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पहला है, लिखा सोलर कुकर कंटेन अ कॉनकेव मिरर। एक सोलर कुकर है, उसने कॉनकेव मिरर कंटेन किया है। हाउ डज द कॉनकेव मिरर हेल्प इन हीटिंग द फूड? किस तरह से कॉनकेव मिरर जो है वो हेल्प करेगा फूड को क्या करने में? हीट करने में। उसके बाद बोला है हाउ डज द कॉनकेव मिरर हीट द फूड? किस तरह से फूड को हीट करेगा? पहला जो ऑप्शन है, लिखा है सन्स रेज आर एब्जॉर्ब बाय द मिरर। क्या सन की रे एब्जॉर्ब हो जाएंगी मिरर में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा है सन्स रे रिफ्लेक्टेड बाई द मिरर एंड कन्वर्ज एट द पॉइंट। बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट की रे को क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है, यानी एक जगह पर, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेता है, जो कि सही आंसर होगा। क्योंकि जो सोलर कुकर होगा उसमें कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव मिरर जितनी भी लाइट आ रही होगी उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा, जिससे हीट क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से कुछ खाना बनाएगा। यानी ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ओनली बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, ओनली बी वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, लिखा है डायग्राम शोज द लाइट बीम स्ट्राइक कॉनकेव मिरर। एक लाइट की बीम है जो स्ट्राइक कर रही है कॉनकेव मिरर पर। मुझे लगता है इस डायग्राम को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा है ये। आपने अगर फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से होकर के जाती है? हमेशा फोकस से होकर के जाती है। ये देखिए जा रही है, और ये कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से? फोकस से। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यस, ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। फिर अगला असर्शन और रीजन है, जिसमें लिखा है द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किसी भी मिरर का पार्ट नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहरी हिस्से में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का, जैसे मान लीजिए इतना मिरर है, तो ये जो हमारा मिरर है वो जिस भी स्फेयर का पार्ट रहा होगा उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बिल्कुल आउटसाइड द मिरर होगा, यानी असर्शन क्या है? बिल्कुल सही है। रीजन क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। वो स्फेयर का हिस्सा नहीं होता। हैविंग अ सेंटर, सेंटर की तरह वो स्फेयर का हिस्सा नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये बात गलत है, यानी असर्शन सही है और रीजन जो है वो गलत है। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी सही होगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। यानी यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ेंगे अगले। अब सिर्फ सेक्शन ए में फिजिक्स के 3 सवाल थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि क्वेश्चंस कम है, क्योंकि जो अच्छे सवाल हैं वो फिजिक्स में वो ज़्यादा मार्क्स के होंगे आगे। तो आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में। तो लिखा है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। 2 बातें लिखी हुई है, हमें इनका रीजन देना है। पहली बात जो लिखी है वो लिखा है अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। एंड नॉट अ पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट नहीं होता है, क्यों? तो इसका अगर हम आंसर जानेंगे तो कुछ इस तरह से, अमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज, क्योंकि कनेक्टिंग इट पैरेलल, अगर इसे पैरेलल कनेक्ट करेंगे, कॉज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। क्यों ये अभी हम बात कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट मोर करंट विल बी ड्रॉन। भाई रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस काम क्या करता है? रेजिस्टेंस काम करता है करंट को अपोज करने यानी रोकने का। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप है कि करंट जो है वो ज्यादा बहेगा, विच डैमेज द एमीटर, जो कि एमीटर को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा।
ऑल्सो एमीटर इटसेल्फ हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस कारण के लिए, इसी वजह से एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फिर इसी में अगला जो क्वेश्चन था वो लिखा था द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर आर क्लीन्ड बिफोर कनेक्टिंग देम इन अ सर्किट। मान लीजिए कोई घर में वायर है, आपको दो वायर को क्या करना है, एक साथ कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, उसे आप क्यों क्लीन करेंगे, क्योंकि उसमें इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, मतलब वो खुले में रहता है तो एयर के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें दिक्कत आ जाती है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, उसमें लेयर जम जाती है, और लेयर जमने की वजह से फिर वो सही तरह से करंट फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए उसे हम क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा है हाउ शुड टू रजिस्टर, किस प्रकार से दो रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस R1 ओम एंड R2 ओम, दो रजिस्टर हैं R1 और R2 ओम के, बी कनेक्टेड टू EMF, एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड टू इंश्योर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर इज यूज्ड। क्या लिखा है, टू इंश्योर डेट, वो कह रहे हैं कि द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर इज यूज्ड, क्या हो कि वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर उनका यूज हो। तो देखिए टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज पावर कंज्यूप्शन इज एट इट्स लोवेस्ट, अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनकी पावर कंज्यूप्शन क्या होगी, जीरो होगी। व्हेन, जब सर्किट कैसा होगा, सर्किट में करंट भी कैसा होगा, लोवेस्ट होगा, यानी जैसा कि आप जानते हैं P इज इक्वल टू VI होता है, यानी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसका, करंट का। अगर करंट कम बहेगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, लीस्ट यानी कम होगी। तो यही बोल रहा था कि हमें पावर को क्या करना है, बहुत मिनिमम करना है, यानी कम यूज करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, करंट को कम करना होगा, जिस वजह से पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला बोला है यू हैव 4 रजिस्टर्स, आपके पास 4 रजिस्टर हैं। यू हैव 4 रजिस्टर, बोला है आपके पास 4 रजिस्टर हैं, ईच मेजरिंग 8 ओम, जो सभी 8 ओम्स के। डिस्क्राइब द कनेक्टिंग यू वुड मेक फॉर दीज रजिस्टर टू हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इन्हें किस तरह से लगाया जाए कि उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए। तो आप थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको या तो सर्किट बनाकर देखने होंगे और या तो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करनी होगी कि कैसे होगा। तो अगर देखिए दो हम 8-8 के लगाते हैं तो सीरीज में हो जाएंगे 16, इधर भी 2 8-8 के लगाएंगे तो 16, तो 1/16 प्लस 1/16 क्या हो जाएगा, 2/16, यानी 1/8 यानी 8 ओम आ जाएगा। तो यानी हमें 2-2 के पेयर में बनाने होंगे सीरीज में, और उन सभी का जो इक्विवेलेंट होगा उसको पैरेलल में, यानी कुछ इस तरह से बनाने होंगे। यानी इस तरह से हम इन्हें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें रिफ्रैक्शन दिखाया गया है। तो हमसे पूछा है लेवल द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। फिर लिखा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये ई होगा। फिर इमर्जेंट रे, तो जहां इमर्जेंट एंगल बनेगा वही हो जाएगी क्या, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे। फिर बोला है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। फिर बोला है नॉर्मल ये आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल इनटू द गिवन फिगर, यही बताना। तो ये हम लोग बता चुके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ लेवल डायग्राम ही आपको बताना था। आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन सी पर, जिसमें सेक्शन सी पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। उसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक एग बॉयलर ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक एग बॉयलर है जो 100 ओम का है। एन
इलेक्ट्रिक हीटर, और एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 150 ओम है, एंड आयरन जो है ऑफ, एक आयरन यानी प्रेस है उसमें 450 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल कनेक्ट है 220 वोल्ट के सोर्स से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, क्या होगा एक इलेक्ट्रिक टोस्टर का रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स से अगर कनेक्ट किया जाए, द कंज्यूप्शन मच एज करंट ऑफ ऑल थ्री अप्लायंसेस, इन और क्या है कि जितना करंट ये तीन डिवाइस एक साथ ले रहे हैं उतना ही क्या है, कौन ले रहा है, उतना ही करंट जो है वो कौन ले रहा है, उतना करंट ले रहा है क्या कहते हैं, टोस्टर। तो ऑल्सो कैलकुलेट द करंट, तो हमें करंट भी कैलकुलेट करना है। तो यानी अगर ये उतना ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब है इन तीनों डिवाइस यानी किसका किसका, बॉयलर का, हीटर का और आयरन, तीनों का रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट वही टोस्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल है ऐसा बोला हुआ है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1, क्योंकि ये पैरेलल है तो इस तरह का फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल का फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, मुझे लगता है 900 आना चाहिए एलसीएम जी। तो 100 9 जा होता है कितना 900, 150 का करोगे तो 60 टाइम्स जाएगा, नहीं 6 टाइम्स जाएगा ओनली, 450 का करोगे तो 2 टाइम, 9 6 15 2 17, यानी 1/r जो आएगा वो 15/900, सॉरी 17/900 आएगा, यानी r जो है वो 900 अपॉन कितना आ जाएगा 17। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 5 जा कितना होता है 85 होता है, कैरी 5 बचेगा 50 आएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 16 बचेगा 0 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा लगभग में 9 टाइम्स जाएगा, यानी 52.9 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। उसके बाद हमसे बोला हुआ है कि हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, यानी I जो होगा वो V/R होगा, यानी V जो आपको दिया हुआ है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट अपॉन R जो आपको दिया है वो 52.9, यानी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर आप डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 4 बार जाना चाहिए क्योंकि 500 है, और 3 चौको 12 यानी 116 और जोड़ लीजिए आप, 116 और जोड़ लीजिए 2000, 2116 हो जाएगा, कितना 2116 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 84 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे कितनी बार, एक बार जाएगा, यानी 4.1 एम्पियर जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्या सॉरी करंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। तो टोस्टर का आपने करंट भी निकाल लिया और टोस्टर का करंट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वोल्टेज और सॉरी करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं। आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, तो यानी यहाँ अगर V कांस्टेंट होगा तो R इज इक्वल टू क्या होगा V/I, R कांस्टेंट होगा, सॉरी V कांस्टेंट होगा तो कितना हो जाएगा 1/I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगर, अच्छा आंसर देख लीजिए 4.1 52.9। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें बताना है, यानी हमें L जो दिया हुआ है वो दिया है 4 मीटर, एंड एरिया जो दिया है वो कितना दिया 1.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। इफ द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल की रजिस्टिविटी यानी रो जो दिया हुआ है वो दिया 2.6 इंटू 10 की पावर -5 ओम मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, यानी R इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 2.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू L जो है वो 4 है अपॉन एरिया जो दिया है वो दिया 1.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हुआ, हट गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 26 जो है 26 4 जा
हो जाएगा 104 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 7। अगर आप इन्हें, अच्छा ये अपॉन में 15 है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 104/15 इंटू 10 की पावर 2, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 जो है 6 90 होगा, 14 बचेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 140 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा यानी 6.9 इंटू 10 की पावर 2 ओम जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो, हाँ 6.9 इंटू 10 की पावर 2 ओम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, यानी रो फाइंड करना है, मटेरियल ऑफ वायर लेंथ, वायर 1 मीटर है लेंथ, रेडियस जो आपको दी है वो 0.01 सेंटीमीटर है, यानी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, क्योंकि हम सब मीटर में लेंगे एमकेएस में, और ये आपको आर दिया हुआ है। यानी सेम फॉर्मूले का आप यूज करके यहाँ से रो निकालेंगे, और एरिया के लिए आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। यानी अगर मैं आपको बना करके दूं ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से बनेगा, रो इज आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो अगर निकालेंगे तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया है, ए होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, आर 1 मीटर है, नहीं आर जो है वो 0.01 इंटू 10 की पावर -4 है, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, ये ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। यानी ये जो बनेगा ये बनेगा 20 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, और एल जो है वो 1 मीटर है। यानी आप इसको सॉल्व करके आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन को बताने हैं आंसर, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे आंसर को मैच करते हुए। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। आपको सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फिर उसके बाद बोला है दीज आर नोन टू बी अ विजुअल टूल, इसे विजुअल टूल की तरह भी हम जानते हैं। यूज द रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड इन लिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी सीधी बात अगर करी जाए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये क्लोज कर्व बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्लोज कर्व। ये पोल्स के पास बहुत ज़्यादा क्राउडेड यानी इकट्ठा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, पोल्स के पास। और पोल के अंदर जो मैग्नेट के अंदर जो इनकी डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यानी इस तरह से आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। जितनी बातें मैंने बताई हैं सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक्शन। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लिखा है रीता वाज क्यूरियस टू नो अबाउट द सोलर फर्नांसेस। सोलर फर्नांसेस का मतलब होता है सौर भट्टी, यानी सन की लाइट से चलने वाली भट्टियां। फिर लिखा सी आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हर टीचर। उसने अपने क्वेश्चन से पूछा विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नांसेस। अगर सोलर फर्नांसेस हमें बनाना है तो उसके लिए किस टाइप का मिरर चाहिए। हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय द डिवाइस हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन। तो भाई बात ऐसी है, अभी हम एक क्वेश्चन में बात कर चुके थे, जो अभी लास्ट में क्वेश्चन था पहले इसके, जिसमें सोलर कुकर के बारे में बात किया था। तो उसको हम हाई टेम्परेचर देने के लिए कौन से मिरर का यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे कॉनकेव मिरर का। क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को किसी एक सिंगल पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हीट जनरेट करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में करना है। तो इसलिए हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। फिर बोला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम
सपोर्ट योर आंसर। कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाला डायग्राम कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला जो डायग्राम होता है, यानी जो इमेज होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होती है। वर्चुअल के साथ साथ साइज में कैसी होती है? डिमिनाइज्ड होती है। और बिहाइंड द मिरर बनती है तो इसलिए वर्चुअल होती है, डिमिनाइज्ड होती है। तो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहाँ पर? फ्रंट ऑफ द मिरर। जब ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी तो इसको फोकस से होकर के जाना चाहिए, पर इसका फोकस इन्फिनाइट में होगा, तो हम मान लेते हैं इसका फोकस कहाँ है? बिहाइंड द मिरर, यानी यहाँ पर है। और एक कहाँ से जाती है? हमेशा एक जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस जहाँ एक दूसरे को ये लाइन कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी, डिमिनाइज्ड होगी और कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी होगी। तो इस तरह से कुछ इमेज बनेगी। फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। फॉर ईच पॉसिबल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ड्रॉ द रे डायग्राम। सभी पॉसिबल केसेस के लिए हमें कॉनकेव मिरर के लिए डायग्राम बनाने हैं कि इमेज कैसे कैसे बनती है। तो सबसे पहला जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रखा होगा, कहाँ पर रखा होगा? इन्फिनाइट में, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पर। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा होगा, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में। ठीक इसी का उल्टा होगा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड द, कहाँ पर बनेगी? बियॉन्ड द मिरर बनेगी। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर यहाँ इन्फिनाइट में रखा है तो फोकस में बन रहा है, तो जब फोकस में रखा होगा तो कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट में। जैसा आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज नहीं, ये तीसरे वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है। कहाँ पर रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर सेंटर ऑफ, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल बनेगी और कैसी होगी? रियल बनेगी और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होगा तो इमेज, अभी मैंने बताया था कि सी और एफ के बीच में रखा होगा तो बियॉन्ड द सी बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनेगी। उसके बाद यहाँ पर बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? फोकल पर, लेंथ यानी फोकस पर रखा होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनाइट पे बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? फोकस और पोल पर रखा होगा। ये एक सिंगल कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ? फोकस और पोल के बीच में बनता है, रखा होता है, तो इमेज वर्चुअल बनती है, साइज में इनलार्ज होती है और कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन पर बनेगी, कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? पोल और फोकस के बीच पर रखा होगा। आगे चलेंगे तो सेक्शन डी की बात होगी। सेक्शन डी में क्या है कि एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है जिसमें ABCD करके कुछ एक डायग्राम है, जिसमें ABCD हमें नेमिंग करनी है, हमें बताना है। क्या बताना है? नेम द पार्ट ऑफ लेबल डायग्राम A एंड B। A और B का नाम बताना है। तो B क्या है? B है आई लेंस, A क्या है? A है ह्यूमर। और क्या बताना है? और बताना है हमें विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द आई। कलर ऑफ द आई यानी आई किस कलर की होगी, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आइरिस, यानी सी वाला पॉइंट। उसके बाद लास्ट में जो पूछा हुआ है, अरे यार कहाँ चल रहा हूं मैं, लास्ट में जो पूछा आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट डी, हमें बताना है फंक्शन डी के बारे में। तो डी क्या है? डी जो है वो रेटिना है। क्या है? रेटिना। ये स्क्रीन का काम करती है, यानी इमेज जो भी बनती है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है रेटिना पर। और आगे अगर बढ़ेंगे तो लिखा नेम द पार्ट ऑफ आई द कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ सलेरा इज लेबल्ड बाय द विच पार्ट। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट का, वो कौन सा होता है? वो होता है कॉर्निया। क्या होता है वो? कॉर्निया। सबसे आंखों का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वही क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद इसमें ऊपर पूछा था कि
ऐसा कौन सा हिस्सा है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख में एंटर करे वो संभालता है, यानी वो होता है प्यूपल यानी पुतलियां। हमारे आंख की जो पुतलियां यानी प्यूपिल होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख के अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला सैंपल पेपर हो गया यहाँ से खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सैंपल पेपर में मिलेंगे जो कि हमारा कौन सा होगा, एमटीजी का होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम आपके लिए प्रॉपर सैंपल पेपर लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकें।